नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे और रुक करेंगे खबरों की ओर। आज उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश में सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा सेक्टर 28 में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। HCL और फ्रॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के द्वारा स्थापित की जा रही इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की यह अत्याधुनिक इकाई 48 एकड़ में फैली होगी, जिसमें 3,706 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह प्लांट मोबाइल और लैपटॉप के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का उत्पादन करेगी और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की ताकत को और भी बढ़त मिलती नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति लुला 18 से 22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता होगी। दोपहर में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान और संयुक्त प्रेस वक्तव्य भी प्रस्तावित है। व्यापार को 15.2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग, रक्षा क्षेत्र में एम्ब्रेयर और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के बीच संभावित समझौता, तकनीक और AI साझेदारी, इन सभी मुद्दों पर आज ठोस प्रगति की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर है और इस दौरान वे आज CRPF की 88वीं स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये पहली बार है कि उत्तर पूर्व भारत में CRPF अपनी वार्षिक स्थापना दिवस परेड आयोजित किया है। यह भव्य परेड गुवाहाटी के सरूसजाई स्टेडियम में शुरू की गई, जिसमें 8 टुकड़ियों के लगभग 1400 जवान भाग लेकर बल की परिचालन शक्ति और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया। परेड के बाद गृह मंत्री गुवाहाटी के पास कचुटोली में असम पुलिस की 10वीं बटालियन के नए परिसर की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम सुरक्षा बलों की ताकत और आधुनिकीकरण का प्रतीक माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि सभी देशों पर उन्होंने 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने अपने इस बयान के लिए सम्मान की बात बताया और कहा कि यह फैसला अमेरिका के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय का असर वैश्विक व्यापार, आयात निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस कदम पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। ये पेशी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव में दिए गए उनके एक बयान से जुड़े मानहानि मामले में हो रही है। दरअसल उनके पूर्व जमानतदार पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन के बाद अब अदालत में नए जमानतदार को पेश करना कानूनी रूप से आवश्यक हो गया है। यह मामला एक RSS कार्यकर्ता के द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है और इसमें IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का आरोप भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर शुक्रवार शनिवार की सुबह करीबन 3 बजे एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार बस ने इको वैन को जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छिमका के पास घटी, जब वैन में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक ने एक मोटरसाइकिल से बचने के चक्कर में वाहन पर नियंत्रण खो दिया। सड़क पर बिखरे शव और मलबा दृश्य को भी ये और भी भयावह बनाता हुआ नजर आया।
दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीबन 3 बजे हुआ था। आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, कार भी जब्त की गई है और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ये तस्वीर आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां सड़क हादसे में एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी में तेज रफ्तार का कहर लगातार दिख रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही है और अभी तक सबसे बड़ा सवाल कि क्यों पुलिस इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्यों आए दिन ऐसे लोगों की मौत हो रही है, कभी किसी युवक की तो कभी किसी इंजीनियर की तो कभी डिलीवरी बॉय की। लगातार ऐसे हादसे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेज रफ्तार को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन क्यों सक्षम नहीं हो पा रही है, आखिर मुख्य वजह क्या है, ये फिलहाल सामने नहीं आ पा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता कपिल ढाका। कपिल, राजधानी दिल्ली में लगातार जो है सड़क हादसे हो रहे हैं। हर दिन की अगर बात करें तो सड़क हादसे तो आम बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों पुलिस प्रशासन इस पर जो है सही काम नहीं कर पा रही है, क्यों उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तेज रफ्तार अक्सर ही जानलेवा साबित हो रही है। कपिल, देखिए प्रिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रहा है, क्योंकि जो नशाखोर लोग हैं, जो रात को नशा करके गाड़ियां चला रहे हैं, उसमें पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन की लगातार खामियां रही हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जब ऐसे हादसे होते तो बोलते हैं कि सड़कें खराब थी, गड्ढा होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो प्रशासन, दिल्ली पुलिस प्रशासन इसको दिल्ली नगर निगम को डाल देता है। हाँ, दिल्ली नगर निगम के ऊपर पुलिस प्रशासन डाल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की भी तो जवाबदेही बनती है ना कपिल। क्यों ट्रैफिक पुलिस हर सिग्नल पर मौजूद नहीं है, क्यों हर जगह पर गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए, हर एक सड़क पर, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, वहां पर ये मेंशन नहीं होता है। देखिए प्रिया, जो दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस बनाई गई है वो वास्तव में सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, लेकिन वे लोग, ये कहना नहीं चाहिए, वो सिर्फ ट्रक जो बाहर दिल्ली में आने वाले वाहन है उन्हीं पर ध्यान देता है। या ये मान लीजिए अपनी अवैध कमाई के चक्कर में उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है उनसे अपना मुंह फेरा हुआ है। हाँ, अवैध कमाई के चक्कर में मुंह फेरा हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा तो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है ना कपिल। अब ये जो हादसा हुआ, ये सुबह 3 बजे यह हादसा हुआ, उस समय सड़कें खाली होंगी, क्या जरूरी था इतनी तेज रफ्तार में चलाना, और एक डिलीवरी बॉय की मौत हो जाती है, सोचिए उसके परिवार का क्या हाल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपने सही कहा है। दुख उनको है जिनका परिवार का सदस्य है, कमाने वाला एक पुत्र जिससे पूरी फैमिली जुड़ी है, उनकी अर्निंग भी बंद हो गई है, बट उनका लड़का भी चला गया है। मात्र 25 साल का एक युवा जिसने अभी जीवन में अपना स्टार्टिंग की है, एक नशाखोर व्यक्ति के कारण उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब पुलिस फिर भी अपनी लापरवाही नहीं मान रही है। पुलिस कह रही है कि वो नशे में था, ये था। हम ये कहते हैं कि वो नशे में था, लेकिन पुलिस ने, जो ट्रैफिक पुलिस है या थाने की पुलिस है, जो बीच पुलिस वहां पे लगी होती है रोडों पे, उन्होंने चेक क्यों नहीं किया, बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। बिल्कुल, तो पुलिस का क्या कहना है? जब आपने सवाल किया पुलिस से कि कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है, तो पुलिस इस पर क्या कह रही है कपिल? पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, किसमें गलती किसकी है। पुलिस तो अपना पल्ला झाड़ती है, इस पर जवाब नहीं देती है। जो ज्यादा जवाब देते हैं तो बोलते सीनियर्स लोगों से बात कीजिए, वो सीनियर्स क्या था क्या नहीं, हम लोग जांच के बाद बताएंगे। कपिल, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो आरोपी है, क्या उसकी पहचान हो पाई है, कहाँ का है और क्यों ऐसा हादसा हुआ? देखिए, पुलिस के अनुसार, हमारी उससे बात नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार जो व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा काफी नशे में था, वो तो मेडिकल रिपोर्ट बताई वो कितने नशे में था, कितना नहीं था। और तेज रफ्तार गाड़ी होने कारण, क्योंकि सीसीटीवी जो लगे होते हैं रोड के ऊपर, उसमें देखा जा रहा है कि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में थी, जो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो गाड़ी स्पीड में है कपिल, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल जा रही है, उसके बावजूद भी पुलिस को परवाह नहीं, ये सवाल खड़े हो रहा है ना। जी
बिल्कुल उसमें मेन गलती जो है दिल्ली पुलिस की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को रात को बैरिकेडिंग के लिए बोला गया है, जिससे बैरिकेडिंग होने के कारण क्या होता है, जब पुलिस सामने होती है तो आपराधिक छवि के लोग या नशेली लोग अपने आप ही अपने को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुलिस के लपड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जब पुलिस ही नहीं है वहां पे, तो लोग बिल्कुल अंधाधुंध बेखौफ होकर चल रहे हैं रोडों के ऊपर। क्या चश्मदीदों से कपिल आपकी बात हुई है? उस दौरान जब हादसा हुआ क्या वहां कोई मौजूद था? देखिए मौजूद तो लोग होंगे, लेकिन कोई भी अभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है, लेकिन हो सकता है शाम तक हमारे पास कोई अपडेट आए जो हम आपको जल्दी देंगे। चलिए कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। देखिए तेज रफ्तार का कहर लगातार राजधानी में दिख रहा है। सुबह 3 बजे की खबर है जब एक डिलीवरी बॉय अपने काम के लिए निकला था और इसी दौरान तेज रफ्तार आ रही एक कार उसकी सीधी टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी भयावह थी कि डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। 25 साल का युवक बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसमें लापरवाही किसकी थी? पुलिस प्रशासन अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन आखिर लोगों की जिम्मेदारी भी पुलिस के हाथों में है। लेकिन फिलहाल पुलिस को इन सब से कोई मतलब दिखता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक भद्रकाली माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की है और 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत की। सुबह उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। इसके बाद श्री कमलम गांधीनगर में भाजपा राज्य मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारी और सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक की। दोपहर में वो यंग वॉइस समिट गिफ्ट सिटी में युवा उद्यमियों और स्टार्टअप संस्थाओं को संबोधित करेंगे और शाम को जीएमडीसी हॉल में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। दिन का समापन गुजरात प्रांत कार्यालय में आरएसएस नेताओं के साथ बैठक के बाद होगा। तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई है। डॉक्टर एम करुणानिधि की पार्टी डीएमके ने अपने गठबंधन पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर बातचीत के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। कमेटी का नेतृत्व पार्टी के ट्रेजरर टीआर बालू करेंगे, जबकि इसके लिए अन्य सदस्यों में केएन नेहरू, तिरुचि शिवा, ए राजा, आरएस भारती, ईवी वेलू और एमआरके पन्नार सेल्वम शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि गठबंधन के भीतर समन्वय और निष्पक्ष सीट शेयरिंग सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में रणनीतिक रूप से मजबूती हासिल की जा सके। गुजरात के तापी जिले से खबर है, जहां एआई समिट 2026 को लेकर विपक्षी बयान पर बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध जताया है। एआई समिट के संदर्भ में राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक रूप से प्रेरित और भ्रामक बताते हुए सोनगढ़ में उनका पुतला दहन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि ऐसे बयान देश के तकनीकी विकास और युवा उद्यमियों के प्रयास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, महामंत्री और कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी ने यह भी साफ किया है कि देश के तकनीकी विकास को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है और किसी भी मुद्दे पर चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। जो राहुल गांधी ने एआई समिट में जो निवेदन दिया है वो भारतीय जनता पार्टी तापी जिला उसकी प्रखर निंदा करता है और ये जो बाल जैसा जो व्यवहार किया है और उससे जो देश को और देश के टेक्नोलॉजिकल जो क्षेत्र है उसके जो अपना व्यापार है उसके हानि पहुंचाने की जो जुल्लत की है, ऐसा स्टेटमेंट जो दिया है इसके हम प्रखर टीका करते हैं। और राहुल गांधी का आज हम लोगों ने यहाँ तापी जिले के सोनगढ़ में ये पुतला दहन करके उनका प्रखर विरोध किया है। राहुल गांधी ने बार बार जो है लोकसभा में बार बार प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को टारगेट करते रहते हैं। ऐसे में जिस तरह से आज जो उनका पुतला यहाँ पर जलाया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो राहुल गांधी और कांग्रेस पक्ष वाकई में हर वक्त वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, देश के लिए कुछ देश की बात नहीं कर सकते और देश की बात जो करने वाले हैं उन लोगों को दबाने की और उन लोगों को ऐसे टीका टिप्पणी की साजिश रचते आए हैं और साजिश रचते रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तो विरोध किया है और आने वाले दिनों में
इलेक्शन में प्रजा भी उनका जवाब देगी। जो राहुल गांधी ने एआई समिट में जो निवेदन दिया है वो भारतीय वलसाड़ के गुंडलाव और चौचार रास्ता पर भाजपा युवा मोर्चा ने एआई समिट में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए निवेदन के विरोध में पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस कदम के माध्यम से अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और भीड़ को नियंत्रित किया। इस विरोध में वलसाड़ शहर में काफी चर्चा पैदा कर दी और राजनीतिक गर्माहट को बढ़ा दिया है। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि ये प्रदर्शन उनके दृष्टिकोण को जनता तक पहुंचाने का एक तरीका था। वहीं प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। आज भारत वैश्विक पटल पे विश्व की सबसे बड़ी एआई कंपनी का नेतृत्व भारत में हो रहा है, तब विश्व के 100 से भी ज्यादा पूरे एशिया से जो नेता आए हैं और 20 से ज्यादा कंपनियों इसमें पार्ट कर रहे हैं। जैसे 20 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ ने इसमें पार्ट लिया है, जैसे कि मेटा, चैटजीपीटी, गूगल और सबके पदाधिकारी की भी उपस्थित है। तब अपनी विरोध पक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज निवस्त्र होके विरोध करा गया है। तब भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब का विरोध नहीं है, ये पूरे भारत की अस्मिता का विरोध किया है। जब भारत विश्व पटल की अपनी नामना बना रहा है, तब जाके अपने को देश के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, उसमें अपने को पार्ट करना होता है। तब जाके कांग्रेस पार्टी ने जो ये विरोध किया है, उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बात का विरोध कर रहे हैं। उसमें 300 से भी ज्यादा भारत की युवा इसमें एआई में पार्ट कर रहे हैं। तब ये युवाओं को भी एक चैलेंज है। मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने एक बड़े फर्जी राशन कार्ड रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 400 से अधिक नकली राशन कार्ड, स्टैंप पेपर, रबर स्टैंप, प्रिंटर और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। सूत्रों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सुजल दयाल को हिरासत में लिया है। पूछताछ में सामने आया कि सुजल ने अपने पिता की मृत्यु पारिवारिक फर्जी कारोबार को संभाला। पिता की जैसे ही मौत हुई उसके बाद जो उनका फर्जी कारोबार था उसे संभाल लिया और 2000 से 5000 रुपए में राशन कार्ड बनाता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वो एक खुद सरकारी कर्मचारी राकेश सिंह इस रैकेट में भी शामिल था। इस पूरे घटनाक्रम में एक सरकारी कर्मचारी राकेश सिंह है, वो भी इस पूरे रैकेट में शामिल है, जो पुराने प्लास्टिक कवर बेचकर इस धंधे को सपोर्ट करता था। फर्जी कार्ड का उपयोग जमानत, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य योजना और अन्य सरकारी लाभों में किया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि ये रैकेट बहुत बड़ा है और जल्द ही कई और गिरफ्तारियां हो सकती है। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी फर्जी दस्तावेज के निर्माण या इस्तेमाल की सूचना तुरंत पुलिस को दे। 7 फरवरी को एक अच्छा गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स रेशनिंग कार्ड के बना के जिनको ज़रूरत है उनको देना और जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसमें उसका यूज़ करना। इसमें एक इसम नामे सुजाल दयाल, इसको हमने अरेस्ट किया है। उसके थ्रू हमने अदर 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जो अदर 7 है जो एजेंट है और वो अलग अलग लोगों को ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स है वो दे के योजना गवर्नमेंट की यूज़ लाभ ले रहे हैं। इसमें जब दयाल को अरेस्ट करने के बाद माननीय सीपी सर, माननीय जॉइंट सीपी सर लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी नॉर्थ रीजन मीना सर और डीसीपी जोन 12 चिमके सर, इनके मार्गदर्शन पे हमने ये कार्रवाई की है। 7 फरवरी को। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से स्टेट ब्यूरो हेड गजानन दुबे जुड़ गए हैं। गजानन, एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी राशन कार्ड बनवाए जा रहे थे और इसमें सरकारी कर्मचारी के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। गजानन, पूरी जानकारी क्या है? जी प्रिया, जहाँ तक बात करें, मुंबई पुलिस ने डिंडोशी के इलाके में ये बड़ा पर्दाफाश किया है। उनको एक लीड मिली थी जहाँ पर ये कहा गया कि एक आदमी के पास फर्जी राशन कार्ड बनाने की तकनीक है और वो कई सालों से वो राशन कार्ड बनाए जा रहा था। 400 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड उसके दफ्तर से बरामद किए गए। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही हम बात करें, जब आरोपी से हमने बातचीत की, पुलिस ने इससे छानबीन की, तो
तो उसका कहना, उसने जो कहा वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। दरअसल उसके पिता वसई विरार, जो मुंबई से सट के एक क्षेत्र है, वहां पे 11 सालों से फर्जी राशन कार्ड बनाने का काम कर रहे थे। और कुल आंकड़ा अगर देखा जाए तो बीते 11 सालों में ये दोनों पिता और पुत्र ने मिलकर करीबन 5,000 से ज्यादा लोगों को फर्जी राशन कार्ड मुहैया करवाया है। तो कहीं ना कहीं 11 साल का ये पूरा जिस तरह नेटवर्क से है। खबरें सामने आई है कि ये 1-2 साल का मामला नहीं है, यानी उसके पिता भी इस पूरे काम में इन्वॉल्व थे, ये तब से चला आ रहा है और पिता की मौत के बाद अब वो संभाल लिया। तो इतने सालों से ये गोरख धंधा चल रहा था, पुलिस सुस्त बैठी है, पुलिस के हाथ अब जाके जो है ये सारी चीजें आ रही है। इतने दिनों से ये काम चल रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बहरहाल ये भी तो चौंकाने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन ने राशन कार्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया है। और ये जो राशन कार्ड डॉक्यूमेंट है, एज ए डॉक्यूमेंट राशन कार्ड कोई छोटा दस्तावेज नहीं है। इसके जरिए आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन में मदद मिलती है, आपको पैन रजिस्ट्रेशन में मदद मिलती है, आपको रेंट एग्रीमेंट में भी राशन कार्ड देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा अगर 2,000 रुपए में, 5,000 रुपए में आप एक फर्जी राशन कार्ड बनवा सकते हैं, तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसमें जो कर्मचारियों का भी नाम सामने आता है, ये प्लास्टिक के कवर्स भी बेचते थे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय राशन कार्ड डिपार्टमेंट के जो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, वो दरअसल जो राशन कार्ड के ऊपर ऑरेंज, व्हाइट और येलो कलर की पन्नी लगी होती है, कवरिंग लगी होती है, जिससे पता चलता है कि ऑरेंज यानी गरीब, व्हाइट यानी प्रिविलेज, येलो यानी मिडिल क्लास फैमिली। तो वो ऑफिशियल पन्नियां, कवर, रैपर्स वो इन लोगों को देते थे। अब ये दोनों बाप और बेटे मिलकर 11 सालों में 5,000 लोगों को फर्जी राशन कार्ड देते हैं। और राशन कार्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है? मुंबई महानगरी शहर में तो सरकारी योजनाएं जो होती हैं, आयुष्मान भारत हो गया, स्वास्थ्य की योजनाएं हो गई, साथ ही गवर्नमेंट में पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाना हो, एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना हो, और कहीं अभी जैसे मुंबई महाराष्ट्र में खासकर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के काफी नामचीन नेता बन चुके हैं किरीट सोमैया। वो बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ एक मोर्चा उठाए हुए हैं, फर्जी राशन कार्ड के लिए मोर्चा उठाए हुए हैं। तो इनकी जो ये पूरी बात है वो अब कहीं ना कहीं मुंबई महानगरी देख रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि बांग्लादेशी फर्जी राशन कार्ड लेकर भारत में आते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो वो अपने आप में एक तमाशा है। और अगर देश की आर्थिक राजधानी में आप 2,000 या 5,000 में राशन कार्ड बनवा पा रहे हैं, तो ये पुलिस और प्रशासन दोनों की ही, यानी पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दोनों की ही नाकामयाबी का एक बहुत बड़ा सबूत है। जी प्रिया। गजानन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, मुंबई से एक बड़ी खबर, दिंडोशी पुलिस ने फर्जी राशन कार्ड रैकेट को पकड़ा है, यानी फर्जी राशन कार्ड बनवाए जा रहे थे। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये आज का, कल का, 1 महीने, 2 महीने या 1 साल, 2 साल का मामला नहीं है, बल्कि ये पिछले कई सालों से ये मामला चले आ रहा है। और अब तो इसे कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति वाली हिसाब हो गई है। यानी पिता का जो काम है, पिता ने जो कारोबार शुरू किया, अब उसे बेटा जो है वो आगे बढ़ा रहा था। तो इतने सालों से ये कारोबार चल रहा है, ये गोरख धंधा चल रहा है, तो पुलिस के हाथ अब जाकर सबूत लगा। इतने सालों से पुलिस सोई हुई थी और इस काम में सिर्फ एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसका पूरा गैंग है। सरकारी व्यक्ति भी इस पूरे घटना में लिप्त है, इस पूरे कारोबार में लिप्त है। पुलिस सबकी गिरफ्तारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे फर्जीवाड़े में आखिर किन किन लोगों का नाम सामने आता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा को सम्मान दें, उसे अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों तक गर्व पहुंचाएं। हर्ष सिंघवी का संदेश हमें याद दिलाता है कि मातृभाषा सिर्फ हमारी पहचान नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास का भी आईना है। आज का दिन हमें ये सीखने, सोचने और प्रेरित करने का अवसर देता है कि हम अपनी भाषा के प्रति जागरूक रहें और इसे आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित करें। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले का बड़ा खुलासा किया है। आरोप है कि 3 युवकों ने व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और इस फिरौती को कार्तिक जाखड़ के नाम से मांगा गया था।
पुलिस ने महकदीप, अमरीक सिंह और जगदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी घड़साना के धक्का बस्ती के निवासी है। मुख्य आरोपी महकदीप सिंह पर पहले भी हत्या सहित कई आपराधिक मामले दर्ज है। एचएसओ ईश्वर जागीर आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में पुलिस को और भी बड़े खुलासे मिलने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। यह घटना एक बार फिर व्यापारियों और आम जनता के लिए सुरक्षा की अहमियत को दर्शाता है। मार्केट में एक व्यापारी हैं जिनकी दुकान है मार्केट में, उनको 12 फरवरी को दिन में फोन आया कि मैं कार्तिक जाखड़ बोल रहा हूँ, 50 लाख रुपए दे दो नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। उनको धमकाया गया, जिसपे हमने परिवादी की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके हमने अनुसंधान किया। तकनीकी आधार पे जो हमारी टीम है उसने अनुसंधान किया। अनुसंधान के आधार पे हमने 3 मुलजिम इस प्रकरण में अरेस्ट किए हैं। प्रदीप सिंह उम्र 24 साल धक्का बस्ती गड़साना का है। अमरीक सिंह 26 साल धक्का बस्ती गड़साना का है। महकदीप सिंह उम्र 25 साल गड़साना का है। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया है। इसमें जो मास्टरमाइंड है ये महकदीप सिंह है। महकदीप सिंह के खिलाफ पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इन्होंने इस व्यापारी को धमका के रुपए मांगे हैं। इस आधार पे हमने इसमें संगठित अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट किया है 111 बीएनएस में। अब इनसे अनुसंधान जारी है कि इस पूरे मामले में और कोई इन्वॉल्व है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और संपूर्ण अनुसंधान करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अंदर किसी की विशेष भूमिका रही हो? अपने सारे स्टाफ की पूरी टीम है। हमारे पुलिस थाना अनूपगढ़ की टीम है। एसपी साहब के कार्यालय से जो तकनीकी टीम है वो है। थाना अधिकारी गड़साना, हम तीनों ने मिलके ये काम किया है। मार्केट में एक व्यापारी हैं जिनकी दुकान है मार्केट में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।